वेलकम टू को करिकुलर मास्टर यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने नए यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों के बारे में, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मॉडल पेपर होगा 2024-25 की परीक्षाओं के लिए। आपको बता दूं, अगर आप बीए के या बीएससी के या फिर बीकॉम या बीएससी एजी बीएससी होम साइंस के छठवें सेमेस्टर में हैं, यानी कि 6 सेमेस्टर में अगर आप हैं, आपको पढ़ना है को करिकुलर सब्जेक्ट, तो आपको क्या पढ़ना पड़ेगा को करिकुलर में, यानी अनिवार्य प्रश्न पत्र के रूप में कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो एक प्रकार से आपका संपूर्ण सिलेबस मैं कवर करवाने का प्रयास इसका करूंगा। बाकी और भी मॉडल पेपर मैं देते रहूंगा, लेकिन इसमें क्या होगा, 4 इकाइयों में आपका सिलेबस बटा हुआ होता है। तो यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 एंड यूनिट 4, इन सभी से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण लगभग 50-50 प्रश्नों के बारे में हम समझ लेंगे। ठीक है, यानी लगभग 200 प्रश्नों के माध्यम से संपूर्ण सिलेबस को कवर करने का प्रयास यहाँ पर रहेगा। आपको बता दूं, इकाई नंबर 1 से हम लोग व्यक्तित्व एवं आत्मनिखार के बारे में या वहाँ से बनने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। फिर इसके बाद में यूनिट नंबर 2 में आपको साक्षात्कार हेतु तैयारी और समूह चर्चा से बनने वाले प्रश्नों को देखना होगा। यूनिट 3 में हम लोग देह भाषा और व्यवहार से रिलेटेड प्रश्नों को देखेंगे। और एक प्रकार से इकाई 4 में हम उत्तम संचार की कला के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। आपको बता दूं कि ये डेली क्लास आपकी होगी, 4 दिन लगातार आपकी क्लास मैंने लगा दी है। तो डेली आप जो है एक प्रकार से सुबह के 8 बजे आप आएँ। सुबह के 8 बजे डेली इसी चैनल पर आपकी ये क्लास होगी। तो आप सभी लोग जो है इस क्लास को, यानी 4 क्लास जब तक होगी तो डेली की क्लास आपको मिलती रहेगी। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, को करिकुलर मास्टर को, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको को करिकुलर पेपर से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी दी जाती है। ठीक है, बीए बीएससी बीकॉम बीएससी एजी बीएससी होम साइंस सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। आइए देखने का प्रयास करते हैं कौन कौन से प्रश्न आपकी परीक्षा में बन सकते हैं। पहला प्रश्न आप देखिएगा। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। किस मनोवैज्ञानिक ने व्यक्ति को एक सामाजिक प्राणी के रूप में मान्यता प्रदान की? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। किस मनोवैज्ञानिक ने व्यक्ति को एक सामाजिक प्राणी के रूप में मान्यता प्रदान की? बताएं। आल्पोर्ट महोदय ने, सेल्डन महोदय ने, या बिल्सन महोदय ने, या रूडोल्फ क्लेस महोदय ने? करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है, ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। ओके, ये बात आप ध्यान रखेंगे। चलिए जानने का प्रयास करते हैं। देखें, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्या है कि किस मनोवैज्ञानिक ने व्यक्ति को सामाजिक प्राणी माना है? बताएं। वैसे आपको बता दूं कि सामाजिक प्राणी की अगर बात की, मैन इज अ सोशल एंड पॉलिटिकल एनिमल, इस बात को कहा था पॉलिटिकल साइंस के फादर हैं, यानी पॉलिटिकल साइंस के जनक है, राजनीति विज्ञान के जनक के रूप में जाने जाते हैं, अगस्त कॉम्ट, उन्होंने कहा था। लेकिन यहाँ पर किस मनोवैज्ञानिक की बात कर रहा है, तो यानी मनोवैज्ञानिक जो कि व्यक्ति को एक सामाजिक प्राणी के रूप में मान्यता प्रदान करता है, उसमें नाम किसका है? आल्पोर्ट महोदय का। ऑप्शन नंबर इसका का करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन्होंने ए ऑप्शन लगाया उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दूसरे प्रश्न का उत्तर सभी लोग आप देने का प्रयास करेंगे। दूसरा प्रश्न आ चुका है। व्यक्ति के अंदर उन मनोदैहिक शील गुणों के गत्यात्मक संगठन को व्यक्तित्व कहते हैं। मनोदैहिक गुणों के गत्यात्मक माने गतिशील, ऐसे संगठन जो कि गतिशील हैं। गुणों का संगठन, कैसे गुणों का? मनोदैहिक शील गुणों का संगठन। ठीक है, गत्यात्मक संगठन जिसमें क्रियाशील हो, जिसमें प्रखर एक प्रकार से परिवर्तन होता हो। तो व्यक्ति के अंदर उन मनोदैहिक शील गुणों के गत्यात्मक संगठन को व्यक्तित्व कहते हैं, जो उसके विशिष्ट व्यवहार तथा विचार को निर्धारित करते हैं। यह किस विद्वान के द्वारा दी गई परिभाषा है? मूने के द्वारा, या अब्राहम मैस्लो के द्वारा, आल्पोर्ट के द्वारा, या सेल्डन के द्वारा? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत बढ़िया, बिल्कुल ये आल्पोर्ट महोदय ने परिभाषा दी है। इसका गा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका भी आपका गा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। तीसरा क्वेश्चन आप देखेंगे, पर्सनालिटी शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में 100% आएगा। पर्सनालिटी शब्द की जो उत्पत्ति हुई है, इसके बारे में अगर बात करें तो पर्सनालिटी शब्द की उत्पत्ति जो हुई है, ये परसोना शब्द से हुई। किससे हुई है? परसोना शब्द से हुई है। और अगर परसोना की अगर बात करें तो ये लैटिन शब्द है परसोना। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे देखेंगे, चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पर्सनालिटी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? पर्सनालिटी शब्द की उत्पत्ति जो है ये किस भाषा से हुई भैया? पर्सनालिटी शब्द की जो उत्पत्ति हुई है, ये हुई है लैटिन भाषा से। ठीक है, लैटिन भाषा का शब्द है परसोना, उसी परसोना से बना पर्सनालिटी, और इसी पर्सनालिटी का हिंदी रूपांतरण है आपका व्यक्तित्व। ठीक है, ध्यान रखिएगा। पांचवा क्वेश्चन आपसे बन सकता है परीक्षा में, व्यक्तित्व विकास का प्रमुख लक्षण है। व्यक्तित्व जो होता है, व्यक्तित्व विकास का प्रमुख लक्षण इनमें से कौन सा है? इंद्रिय निग्रह, सिद्धि, ज्ञान की प्राप्ति, या फिर इनमें से कोई नहीं? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? बताएं, पांचवे का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल, व्यक्तित्व विकास का प्रमुख लक्षण क्या है? सिद्धि। ऑप्शन नंबर इसका खा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़िया प्रश्न, परीक्षा में आ सकता है।
आप किसी भी विश्वविद्यालय से किसी रिलेटेड किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं या फिर यूनिवर्सिटी के कैंपस में ही क्यों ना पढ़ रहे हों, आपको ये कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, मतलब हर एक यूनिवर्सिटी में आपको ये सिलेबस पढ़ना होता है को करिकुलर कोर्स के रूप में बीए, बीएससी, बीकॉम के 6वें सेमेस्टर में, तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। आप अंत तक देखिएगा। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व में संगतता से क्या तात्पर्य है? व्यक्तित्व में संगतता से क्या तात्पर्य होता है? व्यक्तित्व में संगतता की अगर बात की जाए तो प्रत्येक परिस्थिति में व्यक्ति का व्यवहार एक समान होता है, उसी को संगतता बोलते हैं व्यक्तित्व में। व्यक्तित्व में संगतता का मतलब क्या होता है? प्रत्येक परिस्थिति में व्यक्ति का व्यवहार सेम हो, समान हो। जैसे कि कैसे समान हो? कि उद्येति सविता ताम्रस ताम्र संपत्तो चा विपत्तो चा महताम एक रूपता। जैसे कि संपत्ति, चाहे एक प्रकार से आप खुशी हो चाहे आप दुखी हो, दोनों में मनुष्यों को एक भांति रहना चाहिए। कैसी भी सिचुएशन क्यों ना हो, आपको हमेशा एक प्रकार से हमेशा एक जैसा रहना चाहिए। कैसे? उदाहरण आप ले सकते हैं सूर्य भगवान से। सूर्य भगवान, जैसे जो सूर्य भगवान ने उदित सविता, यानी जब भगवान सूर्य उदय होते हैं तो भी लाल होते हैं, अस्त होते हैं तो भी लाल होते हैं। उनको ना तो उदय होने की खुशी है और ना ही अस्त होने का गम है। तो जिस तरीके से सूर्य भगवान ऐसा करते हैं, उसी तरीके से अगर आप अपने जीवन में उतारेंगे तो आप हमेशा सफल रहेंगे। तो व्यक्तित्व में संगतता यही होती है कि प्रत्येक परिस्थिति में व्यक्ति का जो बिहेवियर है, व्यक्ति का जो व्यवहार है, उसमें एक समानता हो, उसमें परिवर्तन ना हो। ठीक है, खा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इसका। 7वां क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्नलिखित में से सुमेलित है, सही सुमेलित इनमें से कौन सा है? फटाफट से आप बताएंगे। देखें, एंडोमार्फी गोलाकार मोटा व नाटा शरीर, बिल्कुल एंडोमार्फी इसी को बोलते हैं। एक्टोमार्फी जो होता है वो दुबला होता है, पतला होता है और लंबा शरीर होता है उसका, उसको बोलते हैं एक्टोमार्फी। मोसोमार्फी की अगर बात करें तो सुसंगठित मतलब कि सुगठित और सुडौल शरीर वाले को मेसोमार्फी बोलते हैं। दुबला, पतला और लंबा शरीर एक्टोमार्फी में होता है। गोलाकार, मोटा और नाटा शरीर जो होता है ये एंडोमार्फी का एक प्रकार से विशेषता है। तो इस तरीके से ये सारी की सारी चीज़ें बिल्कुल सही हैं उपरोक्त, तो सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। घा ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। आगे देखेंगे, 8वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन गुणों के आधार पर व्यक्ति समाज में अपना स्थान बनाता है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। निम्नांकित में से किन गुणों के आधार पर व्यक्ति समाज में अपना स्थान बनाता है? देखिए, व्यक्ति के आधारभूत प्रवृत्ति के कारण से, केंद्रीभूत गुणों के आधार पर, बिल्कुल एक प्रकार से व्यक्ति समाज में अपना स्थान बनाता है अगर उसकी प्रवृत्ति आधारभूत है, उसकी प्रवृत्ति में परिवर्तनशील नहीं है। वो एक बार जो बात बोल देता है उसको उसको लोग एक प्रकार से गांठ बांध करके ध्यान में रखते हैं और जानते हैं कि भाई अगर फलाने ने बोल दिया इस बात को तो वो एक प्रकार से इस बात को करेंगे। यानी कि एक बार कमेंटमेंट कर दी तो फिर मैं अपनी बाप की नहीं सुनता, जो डायलॉग है उसकी टाइप का व्यक्ति। इसके अलावा जिन गुणों के आधार पर व्यक्ति व्यवहार करता है, इस पर भी एक प्रकार से व्यक्ति समाज में अपना स्थान बनाता है। और व्यक्ति के मूल स्वभाव के विपरीत गुणों के आधार पर, बिल्कुल उसके मूल स्वभाव के विपरीत जो गुण होते हैं उन सभी के आधार पर आप देखेंगे। इसके अलावा व्यक्ति में आधारभूत प्रवृत्ति के कारण से केंद्रीयभूत गुणों के आधार पर, इन सभी आधारों को अगर ध्यान से देखें तो ये सब गुणों के आधार पर व्यक्ति समाज में अपना स्थान बनाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका घ करेक्ट आंसर हो जाएगा 8वें का। 9वां क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न है, निम्नांकित में से मनोस्वभाव का गुण नहीं है। मनोस्वभाव, मनोस्वभाव का गुण क्या नहीं है? अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी या अधोमुखी। इन चारों मुखियों में से मनुष्य का स्वभाव का गुण कौन सा नहीं है, ये पूछा गया है। इनमें से अधोमुखी टाइप का कोई गुण नहीं होता मनुष्य का, बाकी अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी ये दोनों एक प्रकार से तीनों होते हैं मनोस्वभाव के गुण, जबकि अधोमुखी कोई मतलब कि मनुष्य स्वभाव का गुण नहीं होता। इसका घ ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा 9वें का। 10वां क्वेश्चन आप देखेंगे, युंग के अनुसार युंग एक विद्वान है, इनके अनुसार भावुकता प्रधान काल्पनिकता से युक्त व्यक्तित्व कौन सा होता है? अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी या अधोमुखी? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। युंग के अनुसार, युंग के अनुसार भावुकता प्रधान, भावुकता मतलब इमोशन प्रधान जो काल्पनिकता होती है उससे युक्त व्यक्तित्व होता है अंतर्मुखी। ठीक है, अंतर्मुखी व्यक्तित्व के जो लोग होते हैं वो भावुकता प्रधान काल्पनिकता से युक्त होते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा का ऑप्शन। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आ चुका है, 11 नंबर प्रश्न आप देखेंगे, निम्नांकित में से बहिर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषताएं बताएं। बहिर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषताएं बताएं निम्नांकित में से, फटाफट से बताएं। ये हाजिर जवाब और सक्रिय होते हैं बहिर्मुखी व्यक्तित्व के लोग। क्या होते हैं ऐसा? बिल्कुल होते हैं।
ये कुशल और बुद्धिमान भी होते हैं। बहिर्मुखी व्यक्तित्व के जो लोग होते हैं, ये कुशल भी होते हैं, यानी स्किलफुल होते हैं एंड ये एक प्रकार से इनका इंटेलिजेंट क्वोशंट जो होता है हाई लेवल पर होता है, यानी कि इनका जो आईक्यू लेवल होता है, वो जहाँ ज़्यादा होता है, बुद्धि लब्धि इनकी ज़्यादा होती है। ये आशावादी संभव स्वभाव के होते हैं, यानी आशावादी की मतलब आज नहीं तो कल होगा, कभी न कभी तो होगा। मानो जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है, इस विचारधारा को फॉलो करने वाले होते हैं बहिर्मुखी व्यक्तित्व के लोग। तो बहिर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषताओं की अगर बात की जाए मेरे प्रभु, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, तो ये हाजिर जवाब और सक्रिय होते हैं, कुशल और बुद्धिमान भी होते हैं, आशावादी स्वभाव के भी होते हैं। यानी बहिर्मुखी व्यक्तित्व जो होता है, इन सारी विशेषताओं को अपने आप में समाहित करता है। डी ऑप्शन इसका घ ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 का घ ऑप्शन इज राइट आंसर। बहुत बढ़िया तरीके से आप लोग आंसर दे रहे हैं। एक ट्रिक मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इससे पहले आपको किसी ने नहीं बताया होगा, या तो आपने हमारी पहली मतलब कि जो वीडियोज़ है उसमें देखा होगा। यहाँ पर अगर हैं दिया हैं, विशेषताएँ पूछी गई हैं, आपसे पूछी जाएगी बहिर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषताएँ और हैं लिखा है। हैं का मतलब क्या होता है? ये प्लूरल नाउन है। प्लूरल नाउन का मतलब क्या होता है? एक प्रकार से ये एक प्रकार से किसमें चला गया भैया? ये एक प्रकार से चला गया प्लूरल नाउन में। प्लूरल का मतलब क्या होता है? एक प्रकार से जैसे कई सारी चीज़ें जहाँ पर हों, ठीक है? यानी कि एक प्रकार से इसको बोल सकते हो आप हिंदी में, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, ठीक है? तो इसमें क्या होगा कि बहुत सारी बातें हो रही हैं। हैं यानी कि एक प्रकार से क्या हो गया? हैं यानी कि एक प्रकार से प्लूरल नाउन हो गया, यहाँ पर कई सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये 3 विशेषताएँ होंगी उसकी और एक डी होगा। यहाँ पर अगर हैं लिखा होगा, उपरोक्त तो सभी एक ऑप्शन होगा। हमेशा और हमेशा लगभग 90.99% एक प्रकार से यही डी ऑप्शन सही होता है, यानी घ ऑप्शन सही होता है जब भी विशेषताएँ पूछी जाएँ, लाभ पूछा जाए, हानि पूछी जाए, प्रकार पूछा जाए, महत्व पूछा जाए, गुण पूछा जाए, ठीक है? ऐसे तमाम प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं जिसमें हैं होता है और ऐसे प्रश्न जिसमें लाभ, हानि, विशेषता, ठीक है? और ये तमाम प्रकार की जो मैंने आपको बताई, तो ये सब एक प्रकार से उसमें हैं लिखा, तो उसमें डी ऑप्शन ज़रूर दिया होगा घ, तो वही करेक्ट आंसर होता है। अगर तुक्का लगाना हो तो हमेशा यही लगाइएगा। निम्नांकित में से उभयमुखी व्यक्तित्व की विशेषता नहीं है, बताएँ? उभय में मुखी व्यक्तित्व की विशेषता क्या नहीं है इनमें से? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। देखिए, यथार्थवादिता उभयमुखी व्यक्तित्व की विशेषता होती है, बिल्कुल होती है। बहिर्मुखी और अंतर्मुखी के बीच का व्यक्तित्व होता है उभयमुखी। उभय माने होता है जैसे कि एक होता है जलचर, एक होता है थलचर, एक होता है उभयचर। उभयचर मतलब कि जो जल में भी चल जाए और जो थल में भी चले, ऐसा जीव उभयचर होता है, ठीक है? तो उभयमुखी का मतलब होता है जिसके अंदर अंतर्मुखी व्यक्तित्व की क्वालिटी होती है और बहिर्मुखी व्यक्तित्व की भी क्वालिटी होती है। ऐसे विशेषता वाले व्यक्तियों को हम उभयमुखी व्यक्तित्व का व्यक्ति बोलते हैं। तो उभयमुखी व्यक्तित्व की विशेषता में बहिर्मुखी तथा अंतर्मुखी के मध्य व्यक्तित्व, ये भी ठीक है। यथार्थवादिता तो होती है। मिश्रित गुणों से युक्त होते हैं बहिर्मुखी और अंतर्मुखी की, बिल्कुल ठीक है, ये बात भी सही है। ये ऑप्शन दिया बहिर्मुखी तथा अंतर्मुखी व्यक्तित्व से भिन्न व्यक्तित्व, नहीं ऐसा नहीं होता है। बहिर्मुखी और अंतर्मुखी व्यक्तित्व की मिला-जुला करके ही बनता है उभयमुखी व्यक्तित्व, ठीक है? तो यही चौथा ऑप्शन इसका यानी घ वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही विशेषता नहीं है उभयमुखी व्यक्तित्व की। 13 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। गैलेन के अनुसार व्यक्ति कितने प्रकार के होते हैं? बताएं। गैलेन के अनुसार व्यक्ति कितने प्रकार के होते हैं? तो गैलेन महोदय के अनुसार व्यक्ति जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? वो 4 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ग करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? ये बात आप ध्यान रखेंगे। ओके, आगे बढ़ा जाए, चलें। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 14 नंबर प्रश्न है, निम्नांकित में से गैलन के अनुसार व्यक्ति का प्रकार नहीं है। अब देखें, यहाँ पर 3 चीज़ें आपको पता चल जाएँगी। गैलन महोदय ने जो बताया था, उसमें अगर बात की जाए तो उसमें आप देखेंगे जो आशावादी, निराशावादी और उदास। आशावादी व्यक्ति एक होते हैं, यानी जो आशा रखते हैं कि भई अभी नहीं तो कल होगा, कल नहीं तो परसों होगा, ये। एक निराशावादी होते हैं जो एक प्रकार से ये सोच लेते हैं कि अरे! एक बार में नहीं हुआ तो अब नहीं होगा, अब मेरे से तो नहीं होगा, ठीक है? वो होते हैं निराशावादी। एक उदास प्रवृत्ति के होते हैं। तो इस तरीके से ये 3 एक प्रकार से व्यक्ति के प्रकार में शामिल है। जबकि अगर आप देखेंगे ऊर्ध्वमुखी ये नहीं शामिल है गैलन के प्रकार में। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। फटाफट से आप लोग वीडियो को शेयर और लाइक करते रहिएगा। चलें, ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आते रहते हैं। तो आप इन प्रश्नों को जो है आप प्रैक्टिस सेट के माध्यम से देख रहे हैं। अगला प्रश्न व्यक्तित्व के निर्धारक तत्व के अंतर्गत सम्मिलित है। बताएं, व्यक्तित्व के निर्धारक तत्व के अंतर्गत क्या सम्मिलित है? व्यक्तित्व के निर्धारक तत्व के अंतर्गत देखें शारीरिक संरचना, स्वास्थ्य, स्नायुमंडल और समस्थितिकी, ये तीनों संकलित हैं। ऑप्शन नंबर इसका घ करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त तो सभी ठीक है। आगे बढ़िएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 16वां नंबर प्रश्न है, शारीरिक संरचना का प्रभाव व्यक्ति के किन गुणों पर पड़ता है? बताएं। 16वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट से आप बताएंगे। शारीरिक संरचना का प्रभाव व्यक्ति के किन गुणों पर पड़ता है?
आत्मविश्वास पर पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है, समायोजन पर भी पड़ता है, समायोजन क्षमता जो होती है उस पर भी पड़ता है, व्यवहार कुशलता पर भी पड़ता है, शारीरिक संरचना का प्रभाव व्यक्ति के, ठीक है, इन सभी गुणों पर पड़ता है। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, उपरोक्त तो सभी पर पड़ता है, ठीक है। अगला प्रश्न 17 नंबर, निम्नांकित में से मनुष्य के किस गुण को स्नायु मंडल के द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता, बताएं, या नहीं करता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल शारीरिक संरचना जो होती है ये स्नायु मंडल नियंत्रित नहीं करता है, बाकी आत्मविश्वास को नियंत्रित करता है स्नायु मंडल, मानवीयता को एक प्रकार से नियंत्रित करता है, कर्तव्य निष्ठा को भी एक प्रकार से नियंत्रित करता है स्नायु मंडल, ठीक है। तो मनुष्य के शारीरिक संरचना का या उसका एक प्रकार उसको नियंत्रित नहीं करता स्नायु मंडल, बाकी मानवीयता, आत्मविश्वास और कर्तव्य निष्ठा को करता है। तो इसका घ ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 18वां क्वेश्चन आप देखेंगे, 18 नंबर प्रश्न है, निम्नांकित में से समस्थितिकी के अंतर्गत सम्मिलित है या हैं, बताएं। तो निम्नांकित में से समस्थितिकी के अंतर्गत क्या संकलित है भाई, क्या सम्मिलित है, रक्तदाब, तापमान, मस्तिष्क, ऑक्सीजन, इनमें से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल आप सभी का करेक्ट आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया। इसका मस्तिष्क जो होगा ये एक प्रकार से समस्थितिकी के अंतर्गत सम्मिलित होता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो इसका 18वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, घा, बिल्कुल सही आप लोग लगा रहे हैं। आगे बढ़िए, फटाफट से आंसर देने का प्रयास करेंगे। 19 नंबर प्रश्न है, मनुष्य के व्यक्तित्व को नियंत्रित करते हैं, मनुष्य के व्यक्तित्व को नियंत्रित कौन करते हैं भाई, मनुष्य के व्यक्तित्व को नियंत्रित कौन करते हैं, देखिए अनुवांशिकता और वातावरणीय तत्व ये दोनों मनुष्य के व्यक्तित्व को नियंत्रित करते हैं। इसका का ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, सॉरी गा ऑप्शन, का एंड खा दोनों, अनुवांशिकता एंड वातावरणीय जो तत्व होते हैं, जो इन्वायरमेंटल एलिमेंट्स होते हैं, वो सब एक प्रकार से मनुष्य के व्यक्तित्व को, मनुष्य की पर्सनालिटी को, ह्यूमन एक प्रकार से जो पर्सनालिटी होती है उसको डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं। ये सब तो गा ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। 20वां प्रश्न आप देखेंगे, किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व की यथार्थ समझ के लिए उद्देश्य औपचारिक प्रयास क्या कहलाता है। तो ये आज यूनिट 1 से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैं समझ रहा हूँ, ठीक है। और आपके प्रश्न जो हैं यहीं से आने वाले हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। बाकी और मॉडल पेपर जो है आपको जो तमाम मतलब सारे के सारे सिलेबस को ध्यान में रख करके रखा जाएगा, उसको मैं दूंगा, महासंग्राम क्लास भी आपको मैं लूंगा, ठीक है। लेकिन आप यूनिट वाइज पहले 4 वीडियोस के माध्यम से आप समझ लेंगे, फिर उसके बाद में मैं प्रैक्टिस सेट लगवाऊंगा, उसमें आप बहुत अच्छे तरीके से अपना स्कोर करिएगा और आसानी से आपकी तैयारी एक तरफ से विधिवत से होने वाली है। अब की बार तो विधिवत तरीके से तैयारी होगी। चलें, किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व की यथार्थ समझ के लिए उद्देश्य औपचारिक प्रयास क्या कहलाता है। तो वो जो सोपचार मतलब कि जो उद्देश्यपूर्ण औपचारिक प्रयास होता है वो क्या कहलाता है भैया, वो कहलाता है आपका व्यक्तित्व का मूल्यांकन। ऑप्शन नंबर इसका का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 21 नंबर, निम्नांकित में से व्यक्तित्व मूल्यांकन तकनीकें कौन सी हैं। तो व्यक्तित्व की मूल्यांकन की तकनीकों की अगर बात की जाए, देखिए मनोमितिक तकनीकी मतलब मनोमितिक परीक्षण, आत्म प्रतिवेदन माप और व्यवहार परक विश्लेषण, ये तीनों एक प्रकार से व्यक्तित्व मूल्यांकन की तकनीकों में शामिल है। तो 21 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, घा ऑप्शन, उपयुक्त तो सभी। मैंने आपको बताया था तकनीकें हैं, यहाँ पर हैं लिखा है, यहाँ पर उपयुक्त तो सभी दिया है, तो हमेशा यही करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन उपयुक्त तो सभी यानी घा। 22 नंबर प्रश्न है, आलपोर्ट के अनुसार व्यक्तित्व मूल्यांकन की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है। आलपोर्ट महोदय के अनुसार व्यक्तित्व मूल्यांकन की सर्वश्रेष्ठ जो विधि है वो होती है पूछताछ करना। जब आप किसी से जाकर के किसी व्यक्ति का मूल्यांकन आपको करना है तो उस व्यक्ति से जाकर के पूछताछ करें, मतलब कि भेंट वार्ता करें उससे, यानी साक्षात्कार करें, उसका इंटरव्यू ले लें, ज़्यादा बेटर तरीके से आप उसके बारे में जान पाएंगे। उसके बारे में क्या स्टडी करनी है तो आप उससे पूछताछ करें, ठीक है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 23 नंबर, मिनेसोटा बहुपक्षीय व्यक्तित्व सूची के विषय में असत्य है, बताएं। 23 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि मिनेसोटा बहुपक्षीय व्यक्तित्व सूची के विषय में कौन सा कथन इनमें से असत्य है। देखिए, यह व्यवहार परक विश्लेषण तकनीक में प्रयोग किया जाता है, ये बिल्कुल आपका गलत है। और इसके अलावा ये मनोविकारों को पहचानने में सफल होता है, बिल्कुल होता है। मनोरोग निदान में सहायक और उपकरण मतलब के रूप में प्रयोग किया जाता है, ये दोनों बिल्कुल ठीक हैं। जबकि बहुपक्षीय व्यक्तित्व सूची के विषय में अगर देखें मिनेसोटा के बारे में, तो यह व्यवहार परक विश्लेषण तकनीक के में प्रयोग नहीं होता। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मिनेसोटा बहुपक्षीय व्यक्तित्व सूची की उपमापियों या उपमानियों में सम्मिलित है। अवसाद, मनोविकृति, पुरुष तत्व और स्त्री तत्व या उपयुक्त सभी, बताएं। 24 नंबर ट्रिक लगा दीजिए। 24 नंबर में यहाँ पर सम्मिलित हैं लिखा हुआ है, बूंदी लिखी है ना हैं के ऊपर, हैं लिखा हुआ है, डी लिखा है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ट्रिक आपकी फॉलो होगी, ठीक है। अवसाद, पुरुष तत्व और स्त्री तत्व और मनोविकृति, ये सब एक प्रकार से मिनेसोटा बहुपक्षीय व्यक्तित्व सूची की उपपानियों मतलब की उपमा पानियों में सम्मिलित हैं, ठीक है।
ध्यान रखिएगा, उपमापनियों में सम्मिलित हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है, आईजैंक व्यक्तित्व प्रश्नावली में कितने आयाम हैं? आईजैंक व्यक्तित्व प्रश्नावली में कितने आयाम होते हैं? 2, 3, 4 या 5? फटाफट से आप बताएंगे। इसमें कितने होते हैं भाई? 3 होते हैं। आईजैंक प्रश्नावली के कितने आयाम? 3 आयाम होते हैं। खा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। निम्नांकित में से आईजैंक व्यक्तित्व प्रश्नावली का आयाम नहीं है। 3 आयाम इनमें से जो हैं वो तीनों आयाम कौन से हैं? वो तीनों आयाम में आप देखेंगे अंतर्मुखता और बहिर्मुखता। इसके अलावा अगर बात की जाए, इसके अलावा आपका सामवेगिक स्थिरता और अस्थिरता, ये सब आईजैंक व्यक्तित्व प्रश्नावली के आयाम हैं। और इसके अलावा मन अस्तापिता, अंतर्मुखता और बहिर्मुखता, सामवेगिक स्थिरता और अस्थिरता, ये तीनों एक प्रकार से ये व्यक्तित्व प्रश्नावली के आयाम है, जो कि आईजैंक ने एक प्रकार से कैटेगराइज किया है। जबकि उभय मुक्ता जो होती है, उभय मुक्ता, ये आईजैंक व्यक्तित्व प्रश्नावली का एक आयाम नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका का करेक्ट आंसर होगा। 27 नंबर क्वेश्चन आप सभी लोग देखेंगे। प्रश्न है, निम्नांकित में सुमेलित नहीं है। निम्नांकित में सुमेलित नहीं है, बताएं 27 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? निम्नांकित में सुमेलित नहीं है। देखें, मिनेसोटा बहुपक्षीय व्यक्तित्व सूची जो परीक्षण किया था, या व्यक्तित्व की सूची जो बनाई थी, मिनेसोटा बहुपक्षीय व्यक्तित्व की सूची, वो हाथवे और मैकिन्ने महोदय के द्वारा बनाई गई है। तो ये प्रश्न आपका तैयार होगा। यहाँ पर आपसे पूछेगा कि मिनेसोटा बहुपक्षीय व्यक्तित्व सूची ये किसके द्वारा प्रतिपादित की गई है, तो आप बताएंगे हाथवे और मैकिन्ने के द्वारा। 16 व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली, कैटल महोदय, बिल्कुल ठीक है ये भी, यानी ये दोनों बिल्कुल सही है। कथानक संप्रत्यक्षण परीक्षण, ये मार्गन का है, बिल्कुल ठीक है। रोसा रोरसा जो है मर्सी लक्ष्य परीक्षण जो है, ये आईजैंक का नहीं है, ठीक है। आईजैंक का क्या है भाई? आईजैंक का भी आप लोगों ने देखा था, क्या है आईजैंक का जो एक प्रकार से परीक्षण है, वो आपने देखा होगा। आईजैंक का क्या है? आईजैंक का आप लोगों ने देखा होगा, उन्होंने व्यक्तित्व प्रश्नावली पर एक प्रकार से काम किया है। तो रोजा लग्जमबर्ग का एक प्रकार से ये है रोसा मासी लक्ष्य परीक्षण, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? घा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही सुमेलित नहीं है, घा वाला, बाकी तीनों सुमेलित हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 28 नंबर प्रश्न है, व्यक्तित्व परीक्षण की किस तकनीक के अंतर्गत व्यक्ति को चित्र बनाने तथा कहानी लिखने हेतु कहा जाता है? बताएं 28 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? व्यक्तित्व परीक्षण की किस तकनीक के अंतर्गत व्यक्ति को एक चित्र बनाने तथा कहानी लिखने के लिए कहा जाता है? तो बताएं कथानक संप्रत्यक्षण परीक्षण में, वाक्य समापन परीक्षण में, व्यवहार परक विश्लेषण में, या रोरसा मसीलक्षम परीक्षण में? बताएं किस परीक्षण में या किस तकनीक में, जो कि व्यक्तित्व परीक्षण की तकनीकें हैं, उसके अंतर्गत व्यक्ति को चित्र बनाने और कहानी लिखने के लिए कहा जाता है। तो वो कौन सी होती है? वो होती है वाक्य समापन परीक्षण। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? खा ऑप्शन, ठीक है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आ चुका है, परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। चले, प्रश्न है, निम्नांकित में से 29 नंबर प्रश्न, निम्नांकित में से किस परीक्षण का संबंध व्यवहार विश्लेषण से है? बताएं निम्नांकित में से किस परीक्षण का संबंध व्यवहार विश्लेषण से है? साक्षात्कार, प्रेक्षण या निर्धारण, या फिर उपरोक्त सभी? 29 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल साक्षात्कार, प्रेक्षण और निर्धारण, ये सब एक प्रकार से ये व्यवहार विश्लेषण से रिलेटेड हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका घा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 30वां नंबर प्रश्न है, हेलो इफेक्ट का संबंध किससे है? परिवेश से, शारीरिक संरचना से, भौतिक परिस्थितियों से, या परीक्षण से? तो हेलो इफेक्ट्स की अगर बात करें, तो हेलो इफेक्ट्स का जो संबंध है, ये परिवेश से होता है। इसका का ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न 31 नंबर प्रश्न आपसे बन सकता है, दीर्घकालीन अंतरक्रिया वाले व्यक्तियों का व्यक्तित्व परीक्षण किस विधि से किया जाता है? साक्षात्कार, नाम निर्देशन, असंरचित साक्षात्कार, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो 31 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दीर्घकालीन अंतःक्रिया वाले व्यक्तियों का जो व्यक्तित्व परीक्षण किया जाता है, वो नाम निर्देशन विधि से किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका खा करेक्ट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न परीक्षा में आने वाला है। 32 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, दबाव परक परिस्थितियों के आधार पर किया जाने वाला परीक्षण कौन सा है? बताएं 32 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो दबाव परिस्थितियों के आधार पर, दबाव परक परिस्थितियों के आधार पर किया जाने वाला जो परीक्षण होता है, उसको बोलते हैं स्थिति परक परीक्षण। क्या बोलते हैं? स्थिति परक परीक्षण बोलते हैं। इसका का ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न परीक्षा में 100% आएगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, चित्रगत कुंठा अध्ययन का प्रतिपादक है। बताएं चित्रगत कुंठा अध्ययन का प्रतिपादक क्या है? आईजैंक, मतलब प्रतिपादक कौन है? चित्रगत कुंठा अध्ययन के प्रतिपादक कौन है? आईजैंक, मार्गन, या फिर रोजनबिग, या फिर हरमन रोसा? बताएं इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा रोजनविग महोदय जो हैं, ये चित्रगत कुंठा अध्ययन के प्रतिपादक हैं। सी गा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न परीक्षा में 100% आएगा ये। आगे देखेंगे, 34 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, निम्नलिखित में सुमेलित है। इनमें से सुमेलित कौन सा है? बताएं। इनमें सुमेलित की अगर बात की जाए तो देखें, जो है सहमतता का मतलब क्या होता है? चिंतन,
भाव क्रियाओं में दया से लेकर के प्रतिरोध के साथ मतलब कि सातत्यता के आधार पर परीक्षण, इसको बोलते हैं सहमतता। बिल्कुल ठीक है। कर्तव्य निष्ठा की अगर बात की है तो लक्ष्य निर्देशित व्यवहार में दिखाए गए अभिप्रेरण यानी मोटिवेशन, संगठन यानी ऑर्गेनाइजेशन, दृढ़ता मतलब एकदम से पक्की इरादा के आधार पर परीक्षण। बिल्कुल ये भी ठीक होता है, यानी ये कर्तव्य निष्ठा होती है। बहिर्मुखता की अगर बात की तो बहिर्मुखता क्या होती है? क्रिया के स्तर पर उत्तेजना तथा खुश रहने की क्षमता जो होती है उसके आधार पर बहिर्मुखता होती है। यानी ये एक प्रकार से तीनों बातें बिल्कुल सही हैं। ठीक है, सहजता ये होती है, सहमतता, कर्तव्यनिष्ठा और बहिर्मुखता के बारे में जो बातें आगे लिखी हैं ये बिल्कुल सत्य हैं, बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन नंबर इसका घ करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त तो सभी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ट्रिक आप देखिए फॉलो रही, सुमेलित हैं लिखा है ना, देखिए हैं लिखा है तो घ ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त तो सभी दिया है। ठीक है, आगे देखेंगे, करियर में सफलता प्राप्त करने के लिए व्यक्तित्व एक महत्वपूर्ण कारक है, यह कथन किसका है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, 100% परीक्षा में आने वाला। बताएं करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, 35 नंबर का। बताएं करियर में सफलता प्राप्त करने के लिए व्यक्तित्व एक महत्वपूर्ण कारक है, इस कथन को किसने कहा था? इस कथन को कहा था डेल कार्नेगी ने। ऑप्शन नंबर ए में दिए हैं डेल कार्नेगी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आ चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है, परीक्षा में आने वाली है। देखिए हाउ टू ब्रिन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, इस पुस्तक को किसने लिखा है? तो हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, इस पुस्तक को किसने लिखा है भाई? इस पुस्तक को लिखने वाले जो विद्वान हैं उनका नाम है डेल कार्नेगी। ऑप्शन नंबर का करेक्ट आंसर होगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न परीक्षा में 100% आएगा। 37 नंबर प्रश्न है, जैसा आप बनना चाहते हैं वैसा ही दिखने का प्रयास करें, किसका कथन है? जैसा आप बनना चाहते हैं वैसा ही दिखने का प्रयास करें, ये सिगमंड फ्रायड का कथन था। सिगमंड फ्रायड मनोविश्लेषणवाद के प्रतिपादक है, मनोवैज्ञानिक हैं जबरदस्त। अगला प्रश्न है 38 नंबर, आत्मनिखार हेतु आवश्यक है। आत्मनिखार हेतु क्या आवश्यक है? आत्मनिखार हेतु आवश्यक है उत्कृष्ट वेशभूषा का होना बहुत जरूरी है, आत्मविश्वास का होना उससे भी ज़्यादा जरूरी है, मानसिक सतर्कता और विकास का होना तो प्रबल जरूरी है। यानी ये तीनों बातें आत्मनिखार के लिए बहुत ज़रूरी हैं। ऑप्शन नंबर इसका घा लगा देंगे, उपरोक्त तो सभी बातें आत्मनिखार के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी हैं। ठीक है, आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, 39 नंबर प्रश्न आप देखेंगे, सर्वोच्च लक्ष्य या सफलता प्राप्ति के लिए पहली आवश्यकता क्या होती है? सर्वोच्च लक्ष्य या सफलता की प्राप्ति के लिए जो पहली आवश्यकता होती है वो होती है आत्मविश्वास की। अगर आपके अंदर आत्मविश्वास नहीं है, आत्मविश्वास अगर आपका डिग गया तो एक प्रकार से आपके पैर वगैरह कांपने लगते, किसी भी आप मंच पर बोल नहीं पाओगे, कोई भी काम आप नहीं कर पाओगे अगर आपके अंदर आत्मविश्वास नहीं होगा। तो आपके अंदर एक प्रकार से सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ठीक है, कि जब आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा तो आप अच्छे तरीके से अपनी बातों को रिप्रेजेंट कर पाओगे, आप दूसरों के सामने बोल पाओगे, आप कम्युनिकेशन अच्छा कर पाओगे। ठीक है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल जो होगी वो स्ट्रांग होगी, अच्छी मानी जाएगी। जब आप किसी से आई कांटेक्ट करके बात करते हैं, आंखों से आंखें मिला करके बात करते हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है, अलग प्रभाव डालता है। ठीक है, तो सर्वोच्च लक्ष्य या सफलता की प्राप्ति हेतु पहली आवश्यकता होती है आत्मविश्वास की। क्लियर, गा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 40 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किन दिशा निर्देशों का अनुसरण कर आत्मविश्वास विकसित किया जा सकता है? बताएं, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में से किस दिशा निर्देश का अनुसरण करके आत्मविश्वास विकसित किया जा सकता है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, भय का अभाव, अगर डर की कमी है तो भी आत्मविश्वास बढ़ेगा। प्रबल इच्छा शक्ति अगर आपके अंदर है किसी चीज़ को करने की तो भी आपका आत्मविश्वास चरम पर होगा। सकारात्मक दृष्टिकोण यानी कि पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू है तो भी आप एक प्रकार से आप जो है आत्मविश्वास आपके अंदर एक प्रकार से डेवलप होगा और आप आत्मविश्वास में निखार आएगा आपके। ठीक है, व्यक्तित्व में निखार आएगा। यानी ये चीज़ें, तीनों चीज़ें जो एक प्रकार से ये इनके द्वारा व्यक्तित्व ये कि में डेवलपमेंट में या उसके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी हो सकती है। ठीक है, अगला प्रश्न 41 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से किस गुण से युक्त व्यक्ति संसार को अपने अनुरूप मोड़ने का सामर्थ्य रखता है? बताएं, 41 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से किस गुण से युक्त व्यक्ति संसार को अपने अनुरूप मोड़ने का सामर्थ्य रखता है? तो कौन, मतलब कौन रखता है? दृढ़ इच्छा शक्ति वाला जो व्यक्ति होता है, दृढ़ इच्छा शक्ति पक्की इरादा वाला जो व्यक्ति होता है वो संसार को अपने अनुरूप मोड़ने का सामर्थ्य रखता है। इसका का ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। अगला प्रश्न आप देखेंगे, 42 नंबर प्रश्न है, कोई भी व्यक्ति कोई भी परिस्थिति या सिचुएशन अपने आप में विपदा नहीं होती है, या तो हमारी प्रतिक्रिया होती है जो इसे विषादपूर्ण और अथवा उल्लासपूर्ण बनाती है। मतलब कि कोई अच्छी चीज़ है, अगर हम ये जानते हैं कि भाई ये चीज़ बुरी है, ये चीज़ अच्छी है, तभी तो एक प्रकार से जो बुरी चीज़ है उसको जब हमारे साथ हो जाती है बुरी चीज़ तो उसमें हम बहुत हड़बड़ा जाते हैं। ठीक है, विषादपूर्ण हो जाता है, लेकिन जब वही चीज़ अच्छी होती है तो हम उल्लासपूर्ण हो जाते हैं। व्यवसाय में सफलता असफलता मानसिक सामर्थ्य के स्थान पर मानसिक दृष्टिकोण पर अधिक निर्भर करता है, कि भाई मानसिक दृष्टिकोण क्या है। अगर मान लेते हैं कोई चीज़ अगर आपका नुकसान हो गया, अगर वो पता ही ना हो कि आपका ये नुकसान हुआ है,
ठीक है? तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, यानी मानसिक दृष्टिकोण पर निर्भर करता है कि क्या नुकसान हुआ है कि क्या लाभ हुआ है। ये कथन किसका है? बहुत ही इम्पोर्टेंट कथन है ये, और इस कथन को कहने वाले जो विद्वान हैं, बहुत अच्छे विद्वान माने जा सकते हैं। उन्होंने कहा इस बात को, वाल्टर डेल स्कॉट महोदय ने कहा था, बहुत अच्छी रिसर्च थी इनकी इस पर। इसका क ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। परीक्षा में प्रश्न 100% आने वाला है। अगला प्रश्न, सोचने, परिस्थिति को समझने, दूसरों के दृष्टिकोण को पकड़ने तथा अपने सजग मस्तिष्क तथा सटीक उत्तरों के साथ तैयार रहते हुए प्रतिक्रिया करना क्या कहलाता है? बताएं। 43 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? बहुत बढ़िया, बिल्कुल उसी को बोलते हैं मानसिक सतर्कता। सोचने, परिस्थिति को समझने, दूसरों के दृष्टिकोण को पकड़ने और अपने सजग मस्तिष्क का मतलब तथा सटीक उत्तरों के साथ तैयार रहते हुए प्रतिक्रिया करना जो होता है, उसी को बोलते हैं मानसिक सतर्कता। ऑप्शन नंबर इसका खा करेक्ट आंसर होगा। 44 नंबर प्रश्न, दृढ़ता के अंतर्गत सम्मिलित है। दृढ़ता के अंतर्गत क्या सम्मिलित है भैया? दृढ़ता के अंतर्गत जो है, धैर्य में दृढ़ता बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा मुद्राओं में दृढ़ता भी जरूरी है, विचार में दृढ़ता भी जरूरी है। ये सब दृढ़ता के प्रकार हैं, दृढ़ता के अंतर्गत संकलित कर सकते हैं इनको। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे ऊपर, तो सभी चीजों को संकलित किया जा सकता है। घा ऑप्शन इज राइट आंसर। 45 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्नांकित में से साक्षात्कार के समय ध्यान रखने की आवश्यकता है। बताएं, निम्नांकित में से साक्षात्कार के समय ध्यान रखने की आवश्यकता है किसकी? केस सज्जा की, शालीनता की, वेशभूषा की। तो जब भी आप बातचीत कर रहे हो, एक दूसरे साक्षात्कार हो रहा हो, इंटरव्यू हो रहा हो, साक्षात्कार एक प्रकार की मौखिक परीक्षा होती है जिसमें आवेदक के ज्ञान व अपने आसपास की घटनाओं को जानने समझने की क्षमता की व्याख्या की जाती है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। साक्षात्कार लिखित परीक्षा का पूरक होता है। क्लियर, ये बात ध्यान रखेंगे। क्योंकि साक्षात्कार जो होता है वो आपकी मानसिक स्थिति को भी एक प्रकार से पकड़ता है कि आप कितना जल्दी किस बात को समझ पाते हैं और कितना जल्दी उस बात पर रिएक्ट करके अच्छे तरीके से जानकारी दे पाते हैं। तो साक्षात्कार के समय ध्यान रखने की आवश्यकता होती है किसकी? बिल्कुल इन सभी चीज़ों की ज़रूरत होती है। केस सज्जा यानी कि अगर आपका बाल सही तरीके से नहीं ठीक रहेगा तो उसका भी इफेक्ट पड़ता है। शालीनता बहुत ज़रूरी होती है। वेशभूषा आपकी ठीक ठाक होनी चाहिए, एकदम से आप फेशियल शूज वूज पहन करके आप जाएं, टाई वाई लगा करके, ताकि लगे कि यहाँ आप एक प्रकार से इंटरव्यू देने आए हैं। घा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त तो सभी। 46 नंबर प्रश्न, सर्वश्रेष्ठ व्यक्तित्व माना जाता है। 46 नंबर, सर्वश्रेष्ठ व्यक्तित्व माना जाता है, फटाफट से आप बताएंगे। देखिए, सुंदर शारीरिक संरचना वाला सर्वश्रेष्ठ व्यक्तित्व माना जाएगा, या विचार प्रधान वाला, या स्थिर संवेग वाला, या अहिंसात्मक। देखिए, सर्वश्रेष्ठ व्यक्तित्व जो इन चारों में से माना जा सकता है वो माना जाएगा स्थिर संवेगी है, यानी कि ऐसा व्यक्ति जिसका जो हर एक सिचुएशन में ज़्यादा रिएक्शन ना दे, यानी कि इसे खुशी हो गई तो एकदम से हंस रहे, बम्बा करके ठट्ठा ठट्ठा करके हंस रहे रावण जैसे। ठीक है, और दुखी हो गए तो चिल्ला रहे हैं, खूब ज़्यादा मूड पटक पटक के रो रहे हैं। यानी जब भी आप सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति तभी आपका माना जाएगा जब आप बहुत बड़ी-बड़ी विपदाओं को, बहुत बड़े-बड़े सुख को एक प्रकार से ऐसे ऐसे झेल जाओगे कि लगता है कि आपको कुछ हुआ ही नहीं है। ठीक है? यानी कि आपका संवेग जो है स्थिर रहे जब। जब आप एक प्रकार से जब इमोशनल आप ज़्यादा ना हो जाएँ। अगर आप इमोशनल हो जाएँगे तो आप बड़े पदों पर एक प्रकार से अच्छे तरीके से काम भी नहीं कर पाएँगे। तो स्थिर संवेगी व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ व्यक्तित्व वाला माना जाता है इनमें से। ऑप्शन नंबर ग करेक्ट आंसर होगा इसका। 47 नंबर प्रश्न है, शरीर में उपस्थित द्रव्य और रस के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, परीक्षा में 100% आएगा। शरीर में उपस्थित द्रव्य और रस के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया है? तो ऐसा करने वाले जो विद्वान है उनका क्या नाम है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करें। 47 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऐसा किसने किया था? देखिए, इनमें से किसी ने नहीं किया है। ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन लगा देंगे, घ ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। व्यक्तित्व की विशेषताएँ हैं। व्यक्तित्व की विशेषताएँ हैं लिखा है, डी मार दो आँख मूंद करके, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है? यानी कि शारीरिक और मनोवैज्ञानिक घटक बिल्कुल व्यक्तित्व की विशेषताओं में आते हैं। समय के साथ परिवर्तित, बिल्कुल ये भी ठीक है। परिस्थिति के प्रति अनुकूलनशील, ये भी बिल्कुल ठीक है। यानी कि ये इसका घ ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्यक्तित्व की ये सभी विशेषताएँ हैं। तो इस तरीके से आप लोगों ने लगभग 48 प्रश्नों को समझा। ठीक है? 2 प्रश्न और एक प्रकार से आप समझ सकते हैं। तो 50 क्वेश्चंस मान लीजिए, लगभग 50 प्रश्नों के माध्यम से हम लोगों ने 50-50 क्वेश्चंस, मैंने आपको बताया था कि चर्चा करेंगे। तो 50 क्वेश्चन लगभग आपके हो चुके हैं। ठीक है? और आप लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लिया। अब ये सब प्रश्न जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन प्रश्नों को आप तैयार कर लीजिएगा। ठीक है? ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। ओके, धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। हमारे से जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखेंगे। ओके, गुड नाइट ऑल ऑफ यू, मतलब गुड अ, अभी तो मॉर्निंग ही चल रही है आपकी। ठीक है? आफ्टरनून बाद में होगा। तो सभी को एक बार फिर से गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, जो भी आप समझें। ठीक है? जब भी आप वीडियो देख रहे हैं, गुड नाइट, गुड इवनिंग, सब कुछ आपको मैं बोल दे रहा हूँ। तो कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट का यह वीडियो आपकी परीक्षा की दृष्टि से ही नहीं, बल्कि
आपके व्यक्तित्व में निखार के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल जो होता है, ये आपको पढ़ना ही चाहिए। अगर आपके सिलेबस में है भी, तो भी, अगर नहीं है तो भी। हालाँकि ये आपको हर एक सेमेस्टर में, इसीलिए तो को-करिकुलर पेपर पढ़ाने का मकसद जानते हैं क्या होता है? ताकि व्यक्तित्व परखर हो व्यक्तियों का। जैसे आप लोगों ने प्रथम सेमेस्टर में फर्स्ट एड एंड हेल्थ मतलब उसमें पढ़ा, फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन पढ़ा। आपको खाने के बारे में जानकारी मिलेगी, खाना कैसे खाना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट क्या है, वसा क्या है, प्रोटीन क्या है, खनिज लवण क्या है, विटामिन्स क्या है, ठीक है? ये सब क्या है, जल क्या है, सबके बारे में आपने जाना। क्या खाने से क्या होता है, सब कुछ आपने जाना। अब उसके बाद में आपने फर्स्ट एड यानी प्राथमिक चिकित्सा पढ़ी, तो ये सब एक दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली चीज़ें हैं। यानी को-करिकुलर में ऐसे कोर्स को शामिल करते हैं, जिसका उपयोग आपको दैनिक जीवन में होता रहे, जिसका प्रयोग आप हमेशा आपके जीवन में होता रहेगा। तो ये सब एक प्रकार से आपके व्यक्तित्व को प्रखर बनाते हैं। आपके एक प्रकार से आपको समाज में एक प्रतिष्ठित व्यक्तित्व में या प्रतिष्ठित व्यक्ति में शुमार करने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो इसीलिए आप बीए में पढ़ रहे हैं, बीएससी में पढ़ रहे हैं, बीकॉम में पढ़ रहे हैं, बीएससी एजी, बीएससी होम साइंस, दुनिया का कोई कोर्स कर रहे हैं, तो आपको एक प्रकार से ये को-करिकुलर कोर्स के रूप में आपको पढ़ना पड़ता है। को-करिकुलर एक्टिविटीज़ जो होती हैं, बहुत ज़रूरी होती हैं हर व्यक्ति के लिए, ठीक है? तो को-करिकुलर कोर्स के रूप में आपने आज समझ लिया, पढ़ लिया, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये आपकी परीक्षा के लिए। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बहुत-बहुत धन्यवाद। ओके? लाइक और सब्सक्राइब कर दी